विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की जो नई पाठ्य पुस्तक आई हुई है 2025 की। इसके अध्याय संख्या 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। प्यारे विद्यार्थियों, इस अभ्यास कार्य के इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं इसके अभ्यास कार्य के प्रश्न। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर देखते हैं कि इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के 3 नाम हैं: सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के अनेक नाम होने के प्रमुख कारण हैं। यह सभ्यता पंजाब और सिंध के विशाल मैदान में विकसित हुई। इस मैदान को सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ सिंचित करती हैं, इसलिए इस मैदान में विकसित हुई सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट, इस मैदान की वर्दी दिशा में पहले सरस्वती नदी हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों से प्रवाहित होती थी, और इस नदी के तट पर भी खुदाई में इस सभ्यता के महानगर जैसे राखीगढ़ी, गनेरीवाला, कालीबंगा, बनावली आदि जो है इस मिले हैं। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा। 3 नंबर पॉइंट है जो लगभग एक शताब्दी पहले 1920-21 में पाकिस्तान का हड़प्पा इस सभ्यता से संबंधित पहला उत्कृष्ट नगर था, अतः उसके नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। प्यारे विद्यार्थियों, आगे 2 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता की उपलब्धियों का सार देते हुए संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि सिंधु सभ्यता की उपलब्धियां। सिंधु सभ्यता की उपलब्धियों का सार निम्नलिखित रूपों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। सबसे पहला है नगरीय सभ्यता का विकास। इसमें आपको लिखना है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये नगर योजनाबद्ध थे, इन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया था: ऊपरी नगर जहाँ अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, और निचला नगर जहाँ साधारण लोग रहते थे। लेकिन यहाँ धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं था। सामाजिक परिदृश्य में जो है आपसी सामंजस्य था। नगरों की सड़कें चौड़ी होती थी, जल निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी, तथा पक्की ईंटों की इस सभ्यता की अन्य उपलब्धियां थी। नेक्स्ट जो 2 नंबर पॉइंट है उसको इस प्रकार लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि जो है विभिन्न प्रकार के शिल्प हड़प्पा नगरों के पुरातत्व जो है विदों की जो चीज़ें मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, कांसे, तांबे, सोने, चांदी जैसी धातुएं से बनाई गई थी। सोने व चांदी से गहने और बर्तन तथा सजावटी सामान बनाए गए। पत्थर के आकर्षक मनके, बांट, मोहरे, खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन आदि मिले। पत्थर तराशना, चमके मन के चमकाना, मोरों पर पच्चीकारी, मूर्ति शिल्प, प्रेंस के मन के, चूड़ियाँ यहाँ के शिल्प के प्रमुख उदाहरण थे, और खेती के लिए हल तथा अन्य उपकरणों का निर्माण किया गया था। अब आगे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन, इसमें आपको लिखना है कि नगरों के शासक साधारण लोग, लिपिक, शिल्पकार, स्त्री पुरुष, व्यापारी थे, तथा नगरों में रहने वाले को किसान, चरवाहे खाने का सामान उपलब्ध करवाते थे। इस प्रकार एक अनूठी सभ्यता थी। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता था, जहाँ धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। यहाँ के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य था। प्यारे विद्यार्थियों, आगे है 3 नंबर प्रश्न। कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा से कालीबंगा तक यात्रा करनी है। आप विभिन्न जो है विकल्प क्या हैं, आप क्या प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर जो होगा, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में और कालीबंगा भारत के राजस्थान में। हमारे पास हड़प्पा से कालीबंगा तक आने के 2 विकल्प हैं, एक हवाई मार्ग और दूसरा सड़क मार्ग, लेकिन इनमें लगने वाले समय का हम अनुमान नहीं लगा सकते। प्यारे बच्चों, आगे है 4 नंबर प्रश्न। कल्पना कीजिए यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को आज के भारत के सामान्य रसोई घर में ले आते हैं, तो उन्हें सबसे बड़े 4 या 5 आश्चर्य क्या लगेंगे? तो प्यारे बच्चों, यदि हम हड़प्पा के किसी जो है पुरुष या महिला को भारत के सामान्य रसोई घर में लाते हैं, तो सबसे बड़े आश्चर्य जो होंगे, एक तो वर्तमान में गैस सिलेंडर जो होगा, गैस चूल्हा होगा, मिक्सी होगी, फ्रिज होगी। इस प्रकार ये जो 5 हैं प्रमुख जो अंतर आपको वर्तमान में देखने को मिलेंगे, जो पहले नहीं थे। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, 5 नंबर प्रश्न। इस अध्याय के सभी चित्रों पर दृष्टि डालते हुए उन आभूषणों, हावभावों, वस्तुओं की सूची बनाइए जो अभी भी 21वीं शताब्दी में परिचित प्रतीत होती है। तो इसका उत्तर लिखना है जो है 1 नंबर, मिट्टी से निर्मित हल्का प्रतिरूप, कार्नेलियन की मोती, चूड़ियाँ, हाथी दांत का कंधा और पुरोहित और राजा की मूर्ति।
6 नंबर आपको लिखना है स्वस्तिक दर्शाती मोर, त्रिमुखी देवता, लघु कांस्य नर्तकी, नमस्ते की मुद्रा में बैठी टेराकोटा की मूर्ति, प्यासी कुएं की कहानी, दर्पण, एक पकी मिट्टी का टेराकोटा पात्र, भार तोलने का पत्थर, एक कांस्य छेनी, खेल बोर्ड और सोटी। ये वस्तुएं जो है अभी किसी सदी में परिचित प्रतीत होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। धोलावीरा के जलाशयों की प्रणाली क्या सोच प्रतिबंधित करती हैं? तो इसका उत्तर आप लिखोगे कि धोलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टान को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। इसमें अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों को जोड़ा गया। धोलावीरा के जलाशयों की यह प्रणाली नगर में कुशल जल प्रबंधन के सोच को प्रतिबंधित करती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग किसी भी सामूहिक कल्याणकारी कार्य के लिए योजना बनाते थे तथा उसको कार्य रूप में परिणत करते थे और उसको अनवरत कुशलता से चलाए रखने के लिए कुशल प्रबंधन करते थे। संभवतः उस समय ऐसे कार्य ये सामुदायिक आधार पर मिलजुल कर प्रशासन की मदद से करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, आगे प्रश्न 7। मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई। ऐसा लगता है कि उनका नियमित रूप से रखरखाव किया जाता रहा और अनेक शताब्दियों तक उनका उपयोग किया जाता रहा। निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, 7 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे। जैसे उत्तर है, मोहनजोदड़ो में सिंधु के नदी के तट पर स्थित एक नगर था जिसकी खुदाई 1924 में की गई थी। मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई। ऐसा लगता है कि पेयजल तथा स्नान आदि करने के लिए मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में एक कुआं तथा स्नानघर था। जल की व्यवस्था कुओं द्वारा की गई थी, इसलिए उन कुओं का नियमित रूप से रखरखाव भी किया जाता था, जिसके कारण अनेक शताब्दियों तक जल के लिए उनका उपयोग किया जाता रहा। प्यारे बच्चों, प्रश्न 8 को देखते हैं। सामान्यतः यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ इनकी तुलना कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न जो है 8 नंबर का उत्तर आपको लिखना है। जैसे हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। वे नगर के जटिल कामों को सामुदायिक आधार पर मिलजुल कर करते थे। नगरों को यद्यपि 2 भागों में बांटा गया था, एक अभिजातीय नगर, दूसरा निचला नगर, अर्थात जनसाधारण का नगर, लेकिन वहाँ धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं था। सभी लोगों में आपसी सामंजस्य था और सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन सामुदायिक आधार पर मिलजुल कर करते थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता था और उसके नागरिकों में जो है नागरिकता का उच्च भाव था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है बहुत ही कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन किया है और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको सभी पाठों का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा करके आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।